हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है ज्ञान जीएस के यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि यूपी पीसीएस के अंतर्गत जो आरओ एआरओ का पेपर हुआ था और जो यूपी पीसीएस जो हमारा 17 मार्च को होने वाला था, वो एग्जाम उनको जुलाई में कराया जाएगा। आरओ एआरओ का पेपर निरस्त कर दिया गया है। तो उस टाइम तो हमने बेहतरीन तैयारी की थी, पेपर भी बहुत बेहतरीन आया था। जो हमने 70 से 80 क्लासें जो पढ़ी थी, उसके अंतर्गत बहुत सारे प्रश्न आपके पेपर में देखे गए हैं, बिल्कुल सेम टू सेम प्रश्न आए हैं आपके पेपर में। तो उसी सीरीज को आज से हम नई शुरुआत करते हैं और जुलाई के लिए एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के अंतर्गत हम तैयार करते हैं। तो आपके टॉपिकों की ये श्रृंखला जो होने वाली है वो किस टाइप से होने वाली है, कैसे कैसे ये चीजें हम चलेंगे, जैसे आपको स्क्रीन पे प्रस्तुत हो चुका है कि आज हम ज्योग्राफी के अंतर्गत वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत सबसे पहले हम इंडियन ज्योग्राफी पर हम बात चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के बाद में सबसे पहला जो हमारा पॉइंट आज के बनेगा लेक्चर नंबर 1 यानी क्लास नंबर 1 भी हम इसको कह सकते हैं, जो कि हमने आपके लिए इस टाइप से डिजाइन किया है क्योंकि पीसीएस के पेपर में जो कि हमारा प्री एग्जाम होता है उसकी तैयारी जिस प्रकार से हम करते हैं उसमें क्या होता है, उसमें क्वेश्चनों की भरमार आनी चाहिए। कम से कम हमें पीसीएस की तैयारी करने के लिए 150 क्वेश्चन जो हमारे पेपर में आते हैं, 140 क्वेश्चन जो हमारे आरओ आरओ के पेपर में आते हैं, उसमें जो आपकी पीसीएस के जो कॉन्सेप्ट हैं, है ना, उसी के अंतर्गत प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उसमें हमें क्या करना चाहिए? तो उसमें हमें यही करना चाहिए कि जो कि हमारे प्रश्न हैं, तो हमें प्रश्नों की श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण श्रृंखला हमें मिल जाए, जिससे प्रश्न हमारे सभी के सभी क्या हो जाए, आपके कंप्लीट हो जाए। अच्छे तरीके से उसको हमने डिजाइन किया है, जिसमें देखिएगा यूपी पीसीएस आरओ एआरओ के लिए और यूपी पीसीएस के लिए और जो हमारा एग्जाम आने वाला है बीईओ का जो एग्जाम आने वाला है उसके अंतर्गत सभी की हमने जो क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं, एक ये जो क्लास है पीजीटी, ठीक है, टीजीटी के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकती है जो लोग ज्योग्राफी से दे रहे हैं। आगे इसी प्रकार हम हिस्ट्री की भी बात करेंगे तो हो सकता है हिस्ट्री के लिए भी बेहद इंपॉर्टेंट साबित हो जाए आपकी ये क्लासें। तो इसी प्रकार से हमने आपके लिए डिजाइन किया जिसमें हमारे क्वेश्चन का शेड्यूल रहने वाला है। किसमें? क्वेश्चन का। तो थोड़ा हम ब्रीफ में देखते हैं कि भाई कैसे कैसे कॉन्सेप्ट के साथ में देखिएगा क्लासें आपके लिए 3 लगातार होने वाली हैं, ठीक है। करंट अफेयर्स देखिएगा, डेली तो नहीं होने वाली है करंट अफेयर्स को हमने मतलब मान लीजिए जनवरी की अगर करंट अफेयर्स हम पढ़ते हैं तो हमने उसको 2 पार्टों में डिवाइड करेंगे, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में, यानी कि 2 ही, ज्यादा करंट अफेयर्स नहीं पढ़ने वाले हैं। पेपर करंट अफेयर्स से ज्यादा आता है तो आप प्रीवियस उठा लीजिए, जितना हमने पढ़ाया है उसी से आपके करंट अफेयर्स में पूछे गए हैं प्रश्न। उसी प्रकार से यूपी पीसीएस सब्जेक्ट वाइज अगर हम क्लास की बात करेंगे तो देखिएगा 4 बजे आपको क्लास मिलने वाली है। और 4 बजे आपको जो क्लास जो मिलने वाली है वो उम्मीद करता हूं कि उसमें क्या होगा, यानी कि अभी हमने ज्योग्राफी हम स्टार्ट कर रहे हैं, मान लीजिएगा ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर हम ज्योग्राफी अगर स्टार्ट करेंगे तो पर डे अगर हम 30 क्वेश्चन पढ़ेंगे, मान लीजिए पर डे 30 क्वेश्चन पढ़ेंगे तो एक मंथ में हमें कितने क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे? हमारे 900 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। और अगले 4 मंथ में हमारे कितने क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे? आपके 9 चौक 3600। अब 3600 क्वेश्चन हमने अगर ज्योग्राफी से ही याद कर लिए तो आने वाले पेपर में 3600 क्वेश्चनों में से कोई भी क्वेश्चन ज्योग्राफी का ऐसा नहीं होगा कि जो हम कर ना सके, चाहे वो इंडियन ज्योग्राफी हुई चाहे वो वर्ल्ड ज्योग्राफी हुई। ऐसे ऐसे आपके लेक्चर में बनाऊंगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन लेके आऊंगा जो आपके यूपी पीजीटी, टीजीटी और आपके विभिन्न एग्जाम, आपके यूपी पीसीएस में तो है ही इंपॉर्टेंट, वो तो हमने आपको बता ही दिया है, उसी के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्लास भी चल रही है। तो जो चीजें आपके यहाँ पर हो रही हैं वही चीजें आपकी आगे भी होने वाली हैं, ठीक है। हर जगह जहां पर आपके नेट जेआरएफ में भी आपको बहुत सारी सुविधाएं मिलने वाली हैं। यहाँ से पुलिस के लिए अभी थोड़ी देरी है, लेकिन जब भी क्लास चलेगी तो कितने बजे चलेगी? आपके 8 बजे चलेगी। इसी प्रकार जैसे ज्योग्राफी पढ़े हैं वैसे हम हिस्ट्री को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? हिस्ट्री को पढ़ेंगे। और हिस्ट्री में हम अगर 30 क्वेश्चन पर डे बेस पर करेंगे तो यहाँ पर हम कितना 900 क्वेश्चन करेंगे और 400 क्वेश्चन करेंगे, यानी कि 4 महीने में कितना करेंगे? 3600 क्वेश्चन करेंगे। तो ऐसे हम 3600 क्वेश्चन अगर करेंगे तो हमारा क्लियर होगा यूपी पीसीएस भी, आरओ एआरओ का एग्जाम भी, और हमारा क्लियर होने वाला है किसका एग्जाम? तो लगातार आपके बीईओ का एग्जाम भी है, पीजीटी का एग्जाम भी है, टीजीटी का एग्जाम भी है। तो सभी इसी प्रकार से सभी आपके बेहद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ चलने वाले हैं। इन क्वेश्चनों को बहुत ही मेहनत से, बहुत ही टाइम लेकर विभिन्न एग्जामों के करंट अफेयर्स भी बताएंगे, परेशान मत हो। करंट अफेयर्स तो विभिन्न एग्जामों के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन
पूछे गए हैं। मैंने देखा है कई बार में कि यूपी पीसीएस में बहुत सारे ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं जो पिछले सालों से आपके यूपी के पीजीटी टीजीटी पेपर में पूछे गए। इस बार आरओ आरओ में जो भी मैंने 80 क्लासेस समथिंग पढ़ाई थी आरओ आरओ में, ठीक है, तो उसके अंतर्गत जो भी क्लासें मैंने आपको पढ़ाई थी तो उन्हीं में से आपके क्वेश्चन आए हैं। आप चेक करिएगा जितना मैंने पढ़ा पाया। मैं मेरी कुछ दिनों के बाद फिर तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए मैं पढ़ा नहीं पाया था। ठीक है, तो आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूं इसको, और आपकी क्लास को 4 बजे हमने शुरू किया है। 4 बजे आपकी क्लासें लगातार होने वाली हैं। क्लासें आपकी 30 क्वेश्चनों के साथ में होंगी। हिस्ट्री की भी स्टार्ट करेंगे तो एक दिन में हम पीसीएस की 2-2 क्लासें ले लेंगे, जिससे हमारा आगे का जो कॉन्सेप्ट हो, जो हमारी क्लासेस हो, ठीक है, वो अच्छी तरीके से हो। करंट अफेयर्स के लिए अगर आप डेली रूटीन से किसी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आप पढ़ते रहिएगा, क्योंकि करंट अफेयर्स में हमें फोकस तो करना है ज्यादा से ज्यादा, लेकिन करंट अफेयर्स में हम जब फोकस करेंगे तो देखिएगा जनवरी में 2 क्लासें, ऐसी आपके फरवरी की 2 क्लासें, ठीक है, मार्च की 2 क्लासें, इस प्रकार से हम पूरी तरह से क्लासों को करते रहेंगे, है ना। ज्यादा करंट अफेयर्स पढ़ने से भी नहीं, लेकिन हमें जीके में तैयारी करनी है। पुलिस वालों के भी बहुत एसमस आ रहे हैं, ठीक है, जो लोग हमसे सिर्फ जुड़े हैं उनके बहुत सारे एसमस आ रहे हैं कि री एग्जाम, तो बिल्कुल परेशान मत होइएगा। पुलिस का री एग्जाम भी आपके लिए जो मैंने पढ़ाया था वही आए थे, जो क्वेश्चन बताए थे वही आए थे, और मेरे नहीं आए थे। जो भी एक एक बेहतरीन टीचर पढ़ा सकता है उसके अकॉर्डिंग जो भी पढ़ाया गया था वो सभी के क्वेश्चन आपके पेपर फंसे हैं, ठीक है। तो आपके री एग्जाम की भी क्लास स्टार्ट होने वाली है। यहाँ पे जो क्लासें हैं तो आपकी जो अभी ज्योग्राफी है, नेक्स्ट वीक से आपको हिस्ट्री की भी इसके साथ में क्लास मिलेगी। तो आपकी तैयारी क्या होगी, एक अच्छे तरीके से होगी। अब चलते हैं पहले प्रश्न पर। देखिएगा पहला प्रश्न आपके, देखा जाए तो आपके चैप्टर वाइज ही आपकी मैंने स्टार्ट की है, ठीक है, और आपके लगातार जो भी क्वेश्चन होंगे वो कैसे होंगे, आपके चैप्टर वाइज होंगे। देखिएगा, ठीक है, क्वेश्चन आपके चैप्टर वाइज है, यानी कि भारत की जो भौगोलिक स्थिति है पहले हम उसकी बात कर ले, और आपके चैप्टर वाइज ही, मुझे उम्मीद है कि मैं चैप्टर वाइज ही क्लास लेकर आया हूं, जिसमें मैंने फॉर्मेट एमसीक्यू कर दिया है, ठीक है। हम इसको मैप से भी पढ़ सकते हैं और आपको कुछ ना कुछ हम मैप से भी बताते रहेंगे, लेकिन प्री एग्जाम निकालने के लिए हमको जरूरत अगर किसी चीज की है तो वो 100 क्वेश्चन की नहीं, हमें क्वेश्चनों की जरूरत है। एक क्वेश्चन की नहीं, हमें क्वेश्चनों की जरूरत है। अगर हम 2000 क्वेश्चन भी ज्योग्राफी में अच्छे से स्टडी कर लेते हैं तो आने वाले पेपर में आपको देखते ही 100% आप पेपर कर देंगे, ये आपसे मैं कह चुका हूं, और 100% आप पेपर करके रहेंगे, ठीक है। तो देखिएगा जितना आप ज्यादा क्वेश्चनों की श्रृंखला को, जो क्वेश्चन हमको आता है उसको कॉपी में नहीं लिखेंगे, जो क्वेश्चन हमको नहीं आता है उसके हम नोट्स बना लें, क्योंकि जो क्वेश्चन हमको आता है वो हम कभी भूल ही नहीं सकते। और जो क्वेश्चन भूलेंगे, लेकिन भूलेंगे कब, जब हम पढ़ाई करना बंद कर देंगे। तो जब हम पढ़ाई करना बंद कर देंगे तो हम भूल सकते हैं, लेकिन हम लगातार पढ़ाई चालू रखेंगे, जारी रखेंगे, तो क्या होगा, क्वेश्चन हम नहीं भूल सकते, है ना। तो एक क्वेश्चन का आंसर आ रहा है, तो इस क्वेश्चन का क्या है, देखिएगा भारत, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का, देखिएगा दे दिया है। तो पहला प्रश्न तो यही बन गया कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है, 2.4% है। लेकिन इसकी, अब इसकी किसकी बात कर रहा है, जनसंख्या की, किसकी बात कर रहा है, जनसंख्या की बात कर रहा है, ठीक है। अगर बात जनसंख्या की कर रहा है तो पूछ रहा है कि भाई जनसंख्या क्या है, ठीक है। अब देखिए अगर हम इसको डिस्क्राइब करें तो आपको पता है कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। कितना क्षेत्रफल है, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर भारत का क्षेत्रफल है, ठीक है। जो विश्व के अकॉर्डिंग अगर बात करेंगे कि विश्व के अकॉर्डिंग कितना है, तो 2.4% क्या है, विश्व के अकॉर्डिंग है। तो भारत की तुलना हम किससे करेंगे, विश्व के अकॉर्डिंग तुलना करेंगे, तो भारत की तुलना विश्व के अकॉर्डिंग करेंगे जिसका क्षेत्रफल 2.4%, जो कि पेपर में बहुत ज्यादा आता है आपके। उसके बाद इसने पूछा है कि भाई फिर जनसंख्या में कितना होगा, फिर जनसंख्या में कितना होगा। तो देखिएगा क्षेत्रफल तो आपका इतना है, लेकिन जनसंख्या में कितना होगा, तो मैं कह सकता हूं जनसंख्या में जो होगा वो 17.5% होगा आपका। कितना होगा, 17.5% किस में होगा, आपकी जनसंख्या में होगा, राइट। तो 17.5% जो है वो आपके जनसंख्या में होगा। जब जनसंख्या में 17.5% होगा तो आंसर क्या होगा कि जनसंख्या 15.6%, सॉरी 17.5% होगा, 15 पॉइंट नहीं, ठीक है। तो आपका 18.2 तो नहीं होगा, 28% भी नहीं होगा। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा, ऑप्शन आपका बी वाला।
बी वाला इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, अब देखिएगा विश्व के अनुसार भारत का क्षेत्रफल कितना है, 2.4%। ये तो इसमें दे दिया। लेकिन अगर बात करें कि जनसंख्या, विश्व के अनुसार जनसंख्या, यानी कि विश्व की जनसंख्या जो है 7.8 अरब है, तो इसके अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है, तो भारत की जनसंख्या जो है वो कितनी है, 17.5 है। अब अगर यहीं पर पूछ लिया जाए, अब भारत की तुलना, भारत से किसकी तुलना की जाएगी, जिस राज्य में हम रहते हैं, हम किस में रहते हैं, मान लीजिएगा यूपी में रहते हैं, यूपी के लिए ही पढ़ रहे हैं। तो अगर मैं बात करूं कि भारत के अनुसार उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, तो भारत के अनुसार उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है 7.33%। भारत के अनुसार उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो है 7.33%। कितना, 7.33%। ये आपका क्या है, ये आपका एरिया है, ये आपका क्षेत्रफल है। क्या है आपका, ये आपका क्षेत्रफल है। ठीक है, और अगर यहीं से अगर मैं देखूं, क्या देखना है मुझे, यहां से मुझे ये देखना है कि भाई आप जनसंख्या कितनी, भारत के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है, तो भारत के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है वो कितनी है आपकी, 16.5%। कितनी है आपके, 16.5% है। राइट, याद हो गया, तो उत्तर प्रदेश भी हमने देख लिया। ठीक है, अब देखिएगा, अब अगर हम यहाँ पे क्षेत्रफल की बात करें, तो क्षेत्रफल में क्या होगा, 2.4, और हम कह सकते हैं 7.33। ये क्या है आपका, ठीक है, ये क्या है, ये आपका क्षेत्रफल है। ठीक है, ये आपके क्या है, ये आपकी जनसंख्या है। तो जनसंख्या को भी लिख सकते हैं 17.5 और 16.5, है ना। तो इसको हम बंद भी कर सकते हैं ब्रैकेट में, यानी कि इससे आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि ये जो लाइन है ये भारत के अकॉर्डिंग चल रही है, ये वाली, और ये वाली जो चल रही है वो किसके अकॉर्डिंग चल रही है, आपके उत्तर प्रदेश के अकॉर्डिंग चल रही है। किसके अकॉर्डिंग चल रही है, उत्तर प्रदेश के अकॉर्डिंग ये वाली लाइन आपकी चल रही है कि भारत के अनुसार उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, 7.33%, जो कि आपके कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। जनसंख्या में कितना है, 16.5। भारत के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या, विश्व के अनुसार क्षेत्रफल कितना है भारत का, 2.4% है, और जनसंख्या में कितना है, तो 17.5% है आपका जनसंख्या में। जनसंख्या में एक दिवस आता है जो कि इस बार भी पूछा गया था कि विश्व जनसंख्या दिवस कब बनाते हैं, तो 11 जुलाई को प्रीवियस ईयर यूपी पीसीएस में पूछा गया था कि जनसंख्या दिवस कब बनाते हैं, तो जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को बनाते हैं। और जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो जनसंख्या के अध्ययन को कहते हैं डेमोग्राफी। क्या कहते हैं जनसंख्या के अध्ययन को, तो जनसंख्या के अध्ययन को हम कहते हैं डेमोग्राफी। अब आपको शायद इस प्रश्न का आंसर पूरी तरीके से समझ में आ चुका होगा कि आप कैसे कैसे ज्योग्राफी के प्रश्नों को अच्छी तरह से कर सकते हैं, इंडियन ज्योग्राफी के प्रश्नों को अच्छी तरह से कर सकते हैं। अगर इसी प्रकार हम डेली 30 के 30 प्रश्नों को देखें, तो क्यों ना हमारी जो क्वेश्चन करने की क्षमता है, जो टेस्ट सीरीज लगाने की क्षमता है, वो आपके लिए बहुत ज्यादा पॉसिबल होगी कि आपके ज्यादा से ज्यादा नंबर आए, चाहे किसी का भी एग्जाम हो। पीडीएफ के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, वरना आपको कमेंट्स बॉक्स में पीडीएफ मिल जाएगी, जो कि रिटन पीडीएफ आपकी यही वाली मिलेगी कंप्लीट आपको। ठीक है, तो कितना हुआ आपका बी, आंसर क्या हुआ बी। याद रखिएगा 17.7 नहीं होगा, 5 कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम है तो 17.7 हम कर सकते हैं। राइट, तो याद रखिएगा इतनी बात। तो चलिए पहला क्वेश्चन तो हमारा हो गया। लेकिन अगर एक चीज और की अभी जो नई जनगणना आ गई, तो उसके अकॉर्डिंग भारत का जो क्षेत्रफल है वो है 32,87,419 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका नई जनगणना के अनुसार है। अभी तक डाटा प्रस्तुत नहीं किया गया है नई जनगणना का, लेकिन कुछ टाइम बाद डाटा जब प्रस्तुत हो जाएगा तो क्षेत्रफल हम अब यही पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन आगे पेपर में ये भी बन सकता है कि भाई एक बात बताइए, कितना बढ़ गया, कितना बढ़ गया, तो 263 है और 419 है। आप घटा लीजिएगा कितना बढ़ गया है, तो ये भी स्टेटमेंट लेवल पे आपके क्वेश्चन बनेगा। अब इसमें स्टेटमेंट लेवल भी क्वेश्चन बन सकता है, यूपीएससी के पेपर में कई बार बना है, यूपी पीसीएस के पेपर में कई बार बना है। तो आपको सिर्फ ये समझना है कि जो आप समझ रहे हैं क्या वो क्वेश्चन आपके स्टेटमेंट लेवल के लिए कारगर है या नहीं है ना। तो आपको एक बेहतरीन तरीके से देखना है कि कौन से क्वेश्चन किस टाइप से होने वाले हैं, क्योंकि जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे तब तक हमको कुछ मिलने वाला नहीं है। तो आप भी मेहनत करिएगा, हम भी मेहनत कर रहे हैं आपको पढ़ाने के लिए, और ये क्लासें आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट है। लगातार आपकी क्लासें चालू रहेंगी यूट्यूब पे। ऐसा नहीं है कि आज क्लास आ गई तो कल नहीं आएगी। ठीक है, लेकिन आज से मैंने जो
स्टार्ट किया है, जो आज से जो शेड्यूल जो मंडे से हमारा चलेगा, उसके लिए एक बेहद इंपॉर्टेंट, मैं आपके लिए क्या बताऊं कि मेरी दिल से इच्छा है कि बहुत सारे लोग सिलेक्शन पालें, ज्ञान जीएस के चैनल से बहुत सारे लोग सिलेक्शन पालें। हमारा नया नया चैनल है, आप लोग जितना हमें कमेंट्स करेंगे, जितना हमें लाइक करेंगे, जितना आप शेयर करेंगे वीडियो को, उससे ज्यादा आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट ये जो क्वेश्चन है, आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको टेस्ट सीरीज भी देने वाला हूं। मान लीजिएगा 900 क्वेश्चन हो गए मंथ में, तो मंथ की एक कंप्लीट आपके 1000 क्वेश्चनों की बनवा दी मैंने और आपको सेंड कर दी इस नंबर पर। ठीक है, तो आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूं, तो आप मेरे लिए मेहनत करिएगा। आप जितने से ज्यादा आप जितना मेहनत करेंगे, उससे ज्यादा आपके लिए मेहनत हम करेंगे। तो जिंदगी में मेहनत, हमें सिलेक्शन मिल गया तो लाइफ एकदम क्लियर है हमारी। ठीक है, मेंस की भी तैयारी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जाएगी, कोई भी पैसा नहीं, कोई भी कुछ नहीं, बस आपको ये बताना है कि मेरा प्री एग्जाम क्लियर हो चुका है। इस बार तो मैंने बहुत पढ़ाया तो आए भी थे क्वेश्चन, लेकिन क्या करें कि पेपर आपका री एग्जाम होने वाला है, और आपको पता है कि री एग्जाम तो कठिन आता ही है। आरओ का पेपर वैसे भी टफ था, लेकिन जिस प्रकार से क्वेश्चन आपको पढ़ाए गए हैं उस प्रकार से बहुत ही अच्छा पेपर था। ठीक है, चलिएगा अब देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है। दूसरा क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य भारत का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका है भाई। ठीक है, अभी हमने पढ़ा कि भारत का क्षेत्रफल 32,87,000 या 263 किलोमीटर स्क्वायर है, ये सभी को पता है। नया भी पढ़ा हमने 32,87,419 किलोमीटर स्क्वायर है, ये भी सबको पता चल गया। अब अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा क्षेत्रफल कितना है, तो सर्वाधिक अगर बात करें तो सबसे ज्यादा आपका क्षेत्रफल राजस्थान का। सबसे ज्यादा किसका है, तो सबसे ज्यादा राजस्थान का। राजस्थान के बाद जो क्षेत्रफल है वो आपके मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश के बाद आपकी अगर बात करेंगे तो आपके महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद जो क्षेत्रफल है वो आपके उत्तर प्रदेश का है। तो कह सकते हैं उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है। और उत्तर प्रदेश के बाद जो पांचवा भी पूछा जा सकता है, कई सारे पेपर अब ऐसे हो चुके हैं कि आपसे पांचवा भी पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है, पांचवा भी पूछा सकता है। तो पांचवा किसका है, आपके गुजरात का। अगर मैं बात करूं कितना है, तो भारत के क्षेत्रफल के अनुसार कितना है आपका, जैसे भारत के क्षेत्रफल के अनुसार है कितना, तो 10.41 है, 9.38 है, 9.36 है ना। अभी तो हमने पढ़ा उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के अनुसार कितना है आपके, तो उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो भारत के अनुसार कितना है, 7.33% है। और अगर गुजरात की बात करेंगे तो आपके गुजरात का इतना है, गुजरात का कितना है आपका। ठीक है, गुजरात का क्षेत्रफल आपके 5.4 वो 4.96% है। तो ये भारत के पांच बड़े सबसे राज्य हैं आपके, जो क्षेत्रफल में। और निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है, तो हमें पता चल गया कि सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जो राज्य है वो आपका क्या है, उत्तर प्रदेश सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य है। एक क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो चुका है। और हमने पांच, अब आपके चार तो सबको पता होते हैं, लेकिन पांचवा भी आप याद रखिएगा, गुजरात। वैसे तो मैं कह रहा हूं कि 10 याद रखिएगा, लेकिन जरूरत नहीं है। भारत में 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन आपको जरूरत नहीं, 5 आप याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो उत्तर प्रदेश का स्थान है आपकी 4th। कल वो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, स्टेटमेंट लेवल में भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश का 5वां स्थान है, गुजरात का चौथा स्थान है। भारत के क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का क्षेत्रफल आखिर है कितना, 10.41% है। मध्य प्रदेश का कितना है, 9.38 है। महाराष्ट्र का 9.36 है, 0.2 का ही अंतर है। तो स्टेटमेंट में भी ये भी पूछा जा सकता है कि भाई कितने का अंतर है, 0.2 का अंतर है। कितने का अंतर है, 0.2 का अंतर है। उत्तर प्रदेश से भी और आपके राजस्थान से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आपका स्टेटमेंट लेवल में क्वेश्चन सबसे बन सकता है, लेकिन आपको सब कुछ पता है तो आपको कोई भी परेशानी होने वाली नहीं है। अगर सबसे कम की बात करेंगे तो सबसे कम जो है वो आपके गोवा का है। गोवा के बाद आपके सिक्किम का है। ठीक है, सिक्किम के बाद आपके त्रिपुरा का है। ठीक है, त्रिपुरा के बाद अगर बात करेंगे तो आपके नागालैंड का है। ठीक है, तो टॉप 4 आपको याद रखने पड़ेंगे, जिसमें हम ये भी पूछ सकते हैं कि भारत के अनुसार गोवा का क्षेत्रफल कितना है, तो 0.11% है।
0.21% है, 0.31% है, 0.40% है ना। तो आपको ये चार भी पता होने चाहिए, ये चार आपको पता होने चाहिए कि सबसे छोटे कौन से हैं, सबसे बड़े कौन से हैं। तो ये चार भी आपको पता होने चाहिए भाई, तो आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। अगर पूछा जाता तीसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, चौथा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, पांचवा कौन सा है, तीसरा सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो आपको सब कुछ पता होना चाहिए। ओवरऑल जो भी आपकी कंडीशन इसमें बन रही है, जितने भी क्वेश्चन यहां से बन रहे हैं, एक भी क्वेश्चन आपका छूट के नहीं जाने वाला है, ठीक। याद रखिएगा, बिल्कुल अच्छी तरीके से याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। देखिएगा, भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है। तो भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा जिला सबसे बड़ा है, ठीक है। अगर यहीं पे पूछा जाता कि सबसे छोटा जिला कौन सा है, छोटा जिला, तो आंसर क्या होता। अगर सबसे छोटे जिले की बात करेंगे तो माहे माहे सबसे छोटा जिला है, जो कि आपके कहां पर है, पौंडचेरी में। कहां पर है, पौंडचेरी में है। इसका जो एरिया है वो कितना है, 9 किलोमीटर स्क्वायर। कितना एरिया है, 9 किलोमीटर स्क्वायर है, जो कि सबसे छोटा जिला है। पूछा है सबसे बड़ा जिला आपके कहां पर है, तो सबसे बड़ा जिला आपके गुजरात में है। कच्छ कहां पर है, गुजरात में है। लगभग में आपके 45 समथिंग, यानी कि लगभग में 45,000 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है, बल्कि 45,600 कुछ क्षेत्रफल है। तो हम कह सकते हैं 45,000 लगभग में इसका क्षेत्रफल है, जो कि आपका सबसे बड़ा जिला है, जो कहां पर है, आपके गुजरात में है। दूसरा सबसे बड़ा जिले की अगर बात करेंगे तो दूसरा क्या आपका लेह है। फिर जैसलमेर भी आ सकता है, बाड़मेर भी आ सकता है। लेह आपका कहां पर है, तो लेह आपका लद्दाख में है, लद्दाख लेह, ठीक है। उसके बाद जैसलमेर आपके राजस्थान में है। और अगर बाड़मेर की बात करेंगे तो ये भी आपके कहां पर है, राजस्थान में, ठीक है। याद रखिएगा, तो सबसे छोटा आपका क्या है, सबसे छोटा आपका माहे है। माहे का जो एरिया है वो कितना है, 9 किलोमीटर स्क्वायर का आपका एरिया है माहे जिले का, ठीक है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एरिया पढ़ रहे हैं। 3 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे, जो कि गजब के फॉर्मेट में आपको पढ़ाए जा चुके हैं, ठीक है। चलिए, चौथा क्वेश्चन है हमारे साथ में। कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, जिसमें आप कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे। सॉल्यूशन तो हम आपको दे देंगे, आपने भी शायद आंसर दे चुके होंगे इस प्रकार का। भारत का अक्षांशीय यानी कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की बात की जा रही है। अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार क्या बोलते हैं, अक्षांशीय को लैटिट्यूड बोलते हैं, और लॉन्गिट्यूड किसे बोलते हैं, तो देशांतरीय को लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, ठीक है। अगर बात करें कि भारत का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार है कितना, तो अगर मैं बात करूं लैटिट्यूड भारत का कितना है, लैटिट्यूड भारत का यानी कि अक्षांशीय विस्तार जो है भारत का, वो कितना है ना। उसके बाद मैं बात करूं कि लॉन्गिट्यूड कितना है भारत का, यानी कि देशांतरीय विस्तार कितना है, और क्यों, क्या लगभग में, अब स्टेटमेंट बन सकता है कि लगभग में दोनों के दोनों समान है क्या। स्टेटमेंट को ध्यान से सुनिए कि लगभग में दोनों के दोनों क्या समान है क्या, या दोनों में अंतर है। तो मैं कह सकता हूं कि भारत का 8 डिग्री 4 से लेकर 37 डिग्री 6 तक जाता है, 6 मिनट तक जाता है। मैं कह सकता हूं 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक जाता है, ठीक है। अब आप देख लीजिएगा, आपको पता चल गया होगा, यही विस्तार है हमारा। तो ऑप्शन हम कह सकते हैं, ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका ये याद रखिएगा, नॉर्थ और ईस्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी एकदम राइट आंसर होगा। तो मैंने ये क्यों लिखे, इसका भी कहीं तो कोई ना कोई कारण तो बनी रहा होगा, ठीक है। कोई ना कोई तो कारण इसका बनी रहा होगा। तो देखिएगा, अब अगर बात हम करें, अगर हम यहां से ले लें तो देखिएगा, इनका अगर हम माइनस करें तो इनका जो आपका जो आता है वो कितना आता है, 29 डिग्री 2, यानी कह सकते हैं 29 डिग्री 2 मिनट का अंतर आता है। अगर 8.4 में से 37.6 को घटा देते हैं तो कुछ इतना ही अंतर आता है।
अगर इसमें से इसका अंतर घटा देते हैं तो आपका आता है, ठीक है, कुछ इस प्रकार का आपका आता है 28.55। अब देखिएगा कि अगर हम इसको लगभग में 29 मान लेते हैं तो मैं कह सकता हूं इसको भी लगभग में 29 मान लेते हैं, है ना। ये क्या हुआ, लगभग में समान है। तो देखिएगा अगर लगभग में समान है, इक्वल है, तो आपके स्टेटमेंट में क्वेश्चन आता है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार और भारत का देशांतरी विस्तार क्या लगभग में समान है। तो बिल्कुल स्टेटमेंट ठीक है कि भाई समान है, अक्षांशीय विस्तार भी समान है और आपका जो अक्षांशीय विस्तार है, देशांतरी विस्तार भी पूरी तरीके से क्या है, समान है। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या होता है, राइट होता है एकदम। और यही कारण है कि भारत की जलवायु कैसी है, मानसूनी है। क्योंकि भारत की जलवायु मानसूनी क्यों है, क्योंकि भारत की जलवायु जो मानसूनी है वो उष्ण व उपोष्ण कटिबंधों में पाई जाती है। भारत की जलवायु मानसूनी है, मानसूनी अरबी भाषा का शब्द है। तो यही कारण है कि भारत की जलवायु मानसूनी क्यों है, क्योंकि भारत का अक्षांशीय विस्तार, भारत का देशांतरी विस्तार दोनों समान है। इस प्रकार भारत की जो जलवायु है वो कैसी है, आपकी मानसूनी है। कैसी है, मानसूनी है। भारत उष्ण व उपोष्ण कटिबंध में समचतुष्फलकीय क्षेत्र एरिया में स्थित है आपके। तो उष्ण व उपोष्ण कटिबंध में आपके स्थित है कौन, आपका भारत। ठीक है, तो भारत देखिएगा, यानी कि आप देखिएगा ए वाला एरिया और ए वाला एरिया लगभग में समान बन रहा है। तो जलवायु कैसी है आपकी, मानसून। और मानसून अरबी भाषा का शब्द है, याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, तो आंसर क्या होगा आपका ए। अगर यहीं से अगर हम बात करें कि भाई ये देखिएगा, ए आपका नॉर्थ है, ए आपका साउथ है, ए आपका ईस्ट है, ए आपका वेस्ट है। हम कह सकते हैं नॉर्थ से साउथ की जो डिस्टेंस है वो 3214 से लेकर किलोमीटर है आपके। और यहीं से अगर हम बात करेंगे ईस्ट और वेस्ट की लेंथ जो है वो आपके 2933 किलोमीटर है। राइट, क्या है आपके 2933 किलोमीटर यहाँ की लेंथ बन रही है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। यही आपको बस ध्यान से करना है कि जो स्टेटमेंट लेवल पे जो क्वेश्चन हमारे बन रहे हैं क्या वो एकदम ठीक बन रहे हैं, वो गलत तो नहीं हो रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है कि वो कहीं ना कहीं गलत हो चुकी हूँ। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन आपके बन रहे हैं वो एकदम बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ में आपको पढ़ाए जा रहे हैं, तो कृपया करके इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। आपके शुरुआती क्वेश्चनों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला क्वेश्चन जो कि कैंसर लाइन से, किससे आपके है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र से गुजरती है। आपने हमेशा क्वेश्चन ये देखा होगा कि कर्क रेखा कौन से राज्य से नहीं गुजरती है या गुजरती है, लेकिन आज है कौन से क्षेत्र से गुजरती है। तो देखिएगा, अरावली पर्वत श्रृंखला हो गई, विंध्य श्रृंखला हो गई, पश्चिमी घाट हो गया, दक्षिण का पठार हो गया। पश्चिमी घाट को हम सह्याद्री कहते हैं। ये याद रखिएगा, ये बहुत सारे पेपरों में पूछा जाता है कि पश्चिमी घाट को किस नाम से जानते हैं। तो पश्चिमी घाट को हम सह्याद्री के नाम से जानते हैं। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है अरावली पर्वत श्रृंखला, भारत की सबसे प्राचीन और विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। कहां पर है, आपके राजस्थान में। ठीक है, ये तो छोटी सी बात हो गई जो कि सभी स्टूडेंट्स को पता भी होगी। ठीक है, अब बात चल रही है कि भाई किस क्षेत्र से गुजरती है। तो देखिए, कर्क रेखा जो है वो आपका 23.5 डिग्री का एंगल बनाती है। कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 23.5 डिग्री का नॉर्थ में एंगल बनाती है। आप 23.5 को ऐसे भी लिख सकते हैं और 23.5 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या होता है आपके, एन का मतलब होता है उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश आपको जरूर लिखना होगा, वरना आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। क्योंकि अगर आपने एस लगा दिया 23.5 डिग्री साउथ की तरफ अगर घुमा दिया तो आपकी मकर रेखा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, आपकी मकर रेखा हो जाएगी। इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो 23.5 डिग्री जो रेखा है हमारी, उसको हम कर्क रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं, जो भारत को दो भागों में बांटती है। भूमध्य रेखा के उत्तर में पड़ती है। कहां पड़ती है, भूमध्य रेखा के उत्तर में पड़ती है और भारत को दो भागों में बांटती है। यानी कि भारत के मध्य से होकर गुजरती है और भारत के मध्य से अगर होकर गुजरेगी तो भाई मध्य में क्या है, विंध्य पर्वत श्रृंखला। क्या है, विंध्य पर्वत श्रृंखला। आंसर क्या होगा इसका, विंध्य पर्वत श्रृंखला, यानी कि मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। सबसे लंबी जो सीमा बनाती है कर्क रेखा, मध्य प्रदेश के साथ बनाती है। अब ये कर्क रेखा जो है वो आपके 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्यों से, उन 8 राज्यों में 35 जिलों से होकर गुजरती है। कितने, 35 जिलों से होकर गुजरती है।
3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है, ठीक है, 3 महाद्वीपों से और 18 देशों से होकर गुजरती है। कितने? 18 देशों से, ठीक है। कितने देशों से गुजरती है? 18 देशों से होकर गुजरती है। तो 8 राज्य कौन कौन से हुए? जैसे एक ट्रिक है जो सबको पता है, मित्र पर गमछा झार, ये तो सभी को पता होगी। मित्र पर गमछा झार, यानी कि मित्र का मतलब मणिपुर नहीं होगा, क्या होगा? मिजोरम। मिजोरम से गुजरती है, त्रिपुरा से गुजरती है, पासे पश्चिम बंगाल से गुजरती है, रासे राजस्थान से गुजरती है। कहां से गुजरती है? राजस्थान से। राजस्थान के बाद कहां से गुजरेगी? तो देखिएगा गुजरात से, गुजरात के बाद मध्य प्रदेश। सिंपल सी ट्रिक है, आप याद ट्रिक के माध्यम से भी कर सकते हैं, लेकिन आप ट्रिक के माध्यम से ना याद करें, आप डायरेक्टली याद करें। क्वेश्चन अगर बनाने पे बैठा जाए तो बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। और झारखंड से, यानी कि इन 8 राज्यों से आपके कर्क रेखा गुजरती है, इन 8 राज्यों से आपकी कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। 8 राज्य 35 जिलों में से नहीं पता, लेकिन सबसे लंबी पता तो देखिएगा, जरूरी नहीं है, ठीक है। आपके पेपर में जिले संबंधित है, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। अब उत्तर प्रदेश से देखिए कहीं पर नहीं गुजरती, वरना उत्तर प्रदेश के जिले हम पढ़ भी लेते हैं अगर उत्तर प्रदेश से गुजरती तब, ठीक है। तो सबसे लंबी किसके साथ बनाती है? तो सबसे लंबी जो बना रही है वो किसके साथ बना रही है? आपके मध्य प्रदेश के साथ। मध्य प्रदेश के साथ सबसे लंबी बना रही है, और राजस्थान के साथ सबसे छोटी सीमा बनाती है। राजस्थान के 2 जिले, मध्य प्रदेश के 14 जिलों के साथ सीमा बनाती है, तो कितने हो गए आपके? 16। तो ये हो गए 35 जिलों के साथ ओवरऑल सीमा बनाती है, ठीक है। 35 जिलों के साथ ओवरऑल सीमा बनाती है। अब आपके जो 8 राज्य हैं, तो ये भी पूछा सकता है कि भाई किस राज्य से नहीं गुजरती है, किस राज्य से नहीं गुजरती है, तो उन 8 राज्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, ठीक है। तो कर्क रेखा आपके 23.5 डिग्री नॉर्थ की ओर एंगल बनाती है। आपके 8 राज्य, 18 देश, 35 जिलों और आपके 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है। अगर एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भाई किस महाद्वीप से होकर नहीं गुजरती है, तो किस महाद्वीप से होकर वो नहीं गुजरती है, ये भी तो पता होना चाहिए। तो देखिएगा विश्व में आपके 7 महाद्वीप हैं, सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप से बिल्कुल गुजरेगी, ठीक है। तो एशिया महाद्वीप से गुजरेगी तो भारत से भी गुजरेगी, चीन से भी गुजरेगी, ठीक है। फिर आपके अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है, अफ्रीका, और फिर आपके उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से गुजरती है, ठीक है। बर्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो हम फिर से पढ़ लेंगे, क्योंकि बर्ड ज्योग्राफी में आपके ए आते हैं, ठीक है। इसमें उत्तरी अमेरिका में सिर्फ 2 ही देशों से गुजरती है, जैसे मैक्सिको और बहामास से गुजरती है, मैक्सिको और बहामास से गुजरती है। अफ्रीका के आपके देखिएगा, एशिया के जैसे भारत हो गया आपका, चीन हो गया, बांग्लादेश से भी गुजरती है। किससे गुजरती है? आपके बांग्लादेश से भी गुजरती है, ठीक है। और आपके ओमान हो गया, ठीक है, यूएई हो गया आपका, सऊदी अरब हो गया, ऐसे आपके देशों से गुजरती है। तो ये भी हमें याद रखना पड़ेगा कि भाई किन देशों से गुजरती है, किन देशों से नहीं गुजरती है। तो ये भी हमें बर्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत पढ़ना होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? विंध्य श्रृंखला। क्या हो गए? भारत के मध्य से गुजरती है, यानी कि विंध्य श्रृंखला से, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है। जो अभी मैं बात बोल रहा था उसी प्रकार का एक क्वेश्चन आपके यूपी पीसीएस के पेपर का ही है, ठीक है। त्रिपुरा से गुजरेगी, मिजोरम से गुजरेगी, मैंने बताया मणिपुर से नहीं गुजरेगी, पश्चिम बंगाल से गुजरेगी, यानी कि जिसमें थर्ड है उसको कट कर दो, तो थर्ड वाला कट हो गया, थर्ड वाला कट हो गया, आंसर आपका ऑटोमेटिकल आ गया 1, 2 और 4। अब इस क्वेश्चन को अगर कर्क रेखा से आगे आपके पास क्वेश्चन आ जाए, क्या आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे? कर्क रेखा से स्टेटमेंट लेवल क्वेश्चन आ जाए तो आप नहीं कर पाएंगे। आप हर क्वेश्चन कर्क रेखा से कर लेंगे, हर क्वेश्चन जनसंख्या भारत के भौगोलिक क्षेत्र से कर लेंगे, हर क्वेश्चन वो आपका जो आपने अच्छी तरीके से अभी पढ़ा है वो हर क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे, और मुझे उम्मीद है कि अच्छी तरीके से ही करेंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से करेंगे। क्वेश्चन मात्र अभी 6 हुए हैं, लेकिन आप देखिएगा आपने कितना सारा स्टडी कर चुके हैं। तो डेली बेस पर अगर हम लगातार लगे रहेंगे तो उम्मीद करता हूं कि आने वाले जो कि हमारी क्लासें रहेंगी वो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहेंगी, ठीक है। हर दिन क्लास होने वाली है,
भारत के निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे दूर है? तो कर्क रेखा के सबसे दूर भी पता कर लेते हैं और कर्क रेखा के सबसे नजदीक भी पता कर लेते हैं। तो गांधीनगर तो नहीं है आपके, रांची। गांधीनगर कहां पर है आपके? गुजरात में। गांधीनगर कहां पर है आपके? गुजरात में। रांची आपके कहां पर है? झारखंड में है। देखिएगा हमें शहर भी पता होने चाहिए। अगरतला आपके कहां पर है? त्रिपुरा में। कहां पर है? त्रिपुरा में है। भुवनेश्वर आपके कहां पर है? उड़ीसा में। भुवनेश्वर कहां पर है आपके? उड़ीसा में। अब देखिएगा कि कर्क रेखा के सबसे दूर जो है वो आपके भुवनेश्वर है। सबसे दूर जो है वो भुवनेश्वर है। अगर हम कर्क रेखा और अगर भुवनेश्वर की बात करेंगे तो उस लगभग में 352 किलोमीटर की समथिंग दूरी आती है। 352 किलोमीटर की समथिंग दूरी आती है। अगर वहीं अगर हम अगरतला की बात करेंगे तो कर्क रेखा के लगभग में 25 किलोमीटर में है और कर्क रेखा के सबसे नजदीक है, सबसे निकट है। तो निकट पूछता तो क्या होता आपका? अगरतला, जो कि कहां पर है आपके? त्रिपुरा में है। अगरतला कहां पर है? त्रिपुरा में है। और कर्क रेखा से मैंने कोई भी आपके लिए क्वेश्चन नहीं छोड़ा, क्योंकि हर बार कहीं ना कहीं आपके पेपर में कर्क रेखा से क्वेश्चन पूछा जाता है। मैंने आपको पता चैप्टर वाइज यानी कि टॉपिक वाइज ये श्रृंखला चलेगी और बिल्कुल टॉपिक वाइज ही हम इसमें लगे रहेंगे, ठीक है? तो याद रखिएगा। अब देखिएगा स्टैंडर्ड टाइम से क्वेश्चन आ गया। भारतीय मानक देशांतर रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इसमें शामिल नहीं है? यानी कि 5 राज्यों से होकर गुजरती है, मेंशन कर दिया गया है। कौन सा राज्य इसमें शामिल नहीं है? अब आपको बताना है कि कौन सा राज्य है भाई जो इसमें शामिल नहीं है। चलिएगा बताइएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, एकदम बेहतरीन तरीके से ये प्रश्न आपके लिए आ चुका है, ठीक है? तो कौन सा राज्य इसमें शामिल नहीं है? अब देखिएगा, अगर हम भारतीय मानक समय की बात करें तो इसको हम बोलते हैं IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं। और जो 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर रेखा होती है हमारी, जो पूर्वी देशांतर जो रेखा होती है, क्या होती है? पूर्वी देशांतर जो रेखा होती है उसे हम IST कहते हैं। कहां से लिया गया है? इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में नैनी, नैनी, ठीक है? तो उत्तर प्रदेश से तो गुजरेगी, उत्तर प्रदेश तो है नहीं, तो उत्तर प्रदेश भी राइट है। आंध्र प्रदेश से गुजर रही है, बिल्कुल गुजर रही है। उड़ीसा से गुजर रही है। छत्तीसगढ़ से गुजर रही है। किससे नहीं गुजर रही? बिहार। बिहार की जगह क्या आएगा? IMP। तो देखिएगा 1 2 3 4 और आपके 5, यानी कि बिहार इसका राइट आंसर होगा। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को हम क्या कहते हैं? IST कहते हैं, स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं, जो कि भारत के और ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे क्या है? आगे है। क्या है? आगे है, ठीक है? आगे है आपके। इलाहाबाद के आगे जाते हुए कहां से गुजरती है? मिर्जापुर से गुजरती है, जो कि आपके उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और आपने मिर्जापुर वेब सीरीज भी देखी होगी। तो यही क्वेश्चन बनते हैं कि IST उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर या प्रयागराज के मिर्जापुर से होती हुई गुजरती है। तो भाग भी सही है। कितने अंश से रेखा होती है? 82.5 डिग्री रेखा होती है। दो देशांतरों के मध्य जो समय होता है वो कितना होता है? 4 मिनट का होता है। और जो दूरी होती है वो 111.3 किलोमीटर होती है। ये सिर्फ आप याद रखिएगा, ठीक है? 4 मिनट और 111.3 किलोमीटर, ये आप याद सिर्फ रखिएगा। सिर्फ आपको याद रखना है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको याद रखना है, ठीक है? अब देखिएगा बिहार, क्या आंसर होगा इसका? बिहार। बिहार तो इसका राइट आंसर होगा। लेकिन 5 राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और आपके छत्तीसगढ़, ठीक है? ये तो आपके राज्य हो गए जहां से गुजरती है। IST कितने अंश का कोण बनाती है? ठीक है, पूर्वी देशांतरक बनाती है, यानी कि E बनेगी। दो देशांतरों के मध्य की जो दूरी होती है वो कितनी होती है? 111.3 किलोमीटर होती है। और आपके समय जो होता है वो कितना होता है? 4 मिनट का होता है, ठीक है? उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर 5.5 घंटे आगे है। नैनी का भी नाम इसमें शामिल है, ठीक है? अब आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, भारतीय मानक समय की गणना से गुजरने वाली देशांतर रेखा कहां से होकर गुजरती है? अब आप इसको बताइए कहां से होकर गुजरती है। शायद इस क्वेश्चन को करने में आपको 1 सेकंड का भी समय नहीं लगने वाला है, क्योंकि दिल्ली है नहीं, कोलकाता है नहीं, नासिक है नहीं। कहां से गुजरेगी? इलाहाबाद से। अभी बताया था। कहां से गुजरेगी? आपके इलाहाबाद से गुजरेगी। देखिएगा इसको क्वेश्चन करने में कितना टाइम आपका कम लगा, ठीक है? समझेंगे तो कम ही लगेगा।
दो देशांतरों के मध्य समय अंतराल क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया कितना होता है, 4 मिनट होता है। लेकिन दूरी की बात करें तो 111.3। वर्ल्ड ज्योग्राफी में देशांतर को निकालना भी सीखेंगे, कैसे देशांतर निकलते हैं। अभी इंडियन ज्योग्राफी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम इसको निकालना भी सीखेंगे, किस प्रकार से हम इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा आपके कितनी जबरदस्त तरीके से क्वेश्चन हो रहे हैं जो कि लगातार आपके पेपर में पूछे गए हैं कहीं ना कहीं पर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन सबका मिक्सचर है, ये क्वेश्चन सबका मिक्सचर मैं बना के लाया हूं जिससे आपको लगे कि अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपके यूपीएससी के पेपर में पूछा गया था। कहां पूछा गया था, यूपीएससी के पेपर पूछा गया। हो सकता है क्वेश्चन पुराना हो गया, तो हो सकता है यूपीपीसीएस के पेपर में भी पूछा जा सके आपके। ठीक है, एक बार यही का थोड़ा सा क्वेश्चन हटा के आपके आरओ के पेपर में पूछा गया था। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को हम आप शुरुआत करते हैं, इस क्वेश्चन को भी एक अच्छे माहौल में लेकर चलते हैं। ठीक है, भारत की भौगोलिक स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भाई देश का सबसे दक्षिणी बिंदु पिगमिलियन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, देखते हैं। अब देखिएगा आपके 4 बिंदु हैं, 4 दिशा हैं, बात भी सही है। ये नॉर्थ हो गई आपके, ये आपके साउथ हो गई, ये आपके ईस्ट हो गई, ये आपके वेस्ट हो गई। लेकिन अगर मैं बात करूं कि सबसे दक्षिणी बिंदु क्या पिगमिलियन पॉइंट है या इंदिरा पॉइंट है, तो बिल्कुल सही है। आपके सबसे दक्षिणी बिंदु जो है वो आपके इंदिरा ही पॉइंट है। अगर इंदिरा पॉइंट है तो इंदिरा पॉइंट को पिगमिलियन पॉइंट भी कह सकते हैं। कहां पर स्थित है, ग्रेट निकोबार में या अंडमान निकोबार में स्थित है, जिससे हम कह सकते हैं कहां स्थित है, आपके ग्रेट निकोबार में स्थित है। अब अगर ये इंदिरा पॉइंट है तो ऊपर वाला क्या होगा, आपके इंदिरा कॉल होगा। कहां पर स्थित है, आपके जम्मू कश्मीर में। ठीक है, कहां पर स्थित है, आपके जम्मू कश्मीर में स्थित है। राइट, अगर ये जम्मू कश्मीर में स्थित है तो इस टाइप पर क्या, इस टाइप पर आपके किबुतु। ठीक है, सबसे पूर्वी बिंदु क्या है, किबुतु, जो कि आपके कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में है भाई, याद रखिएगा। सबसे पूर्वी बिंदु जो आपका किबुतु है वो आपके कहां पर, अरुणाचल प्रदेश में। और सबसे जो पश्चिमी बिंदु है इसको हम क्या कहते हैं, गौरमोता, जो आपके कहां पर है, जो आपके गुजरात में है। तो चारों बिंदु आपके क्लियर हो गए, तो हो सकता है मैचिंग करने के लिए आपके बिंदु भी पूछ लिए जाए। मैचिंग करने के लिए आपके बिंदु भी पूछ लिए जाए कि भाई कौन सा बिंदु सही नहीं है या कौन सा बिंदु सही है। तो एक क्वेश्चन आपके लिए बनता है जो कि इंपॉर्टेंट साबित होगा। ठीक, तो आपका सबसे दक्षिणी बिंदु यानी कि पहला कॉन्सेप्ट हमारा बिल्कुल एकदम ठीक है। चेन्नई बेंगलोर की तुलना में अधिक दक्षिण में स्थित है। अगर हम मैप की बात करेंगे तो चेन्नई बेंगलोर की तुलना में अधिक दक्षिण में स्थित है, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि बेंगलोर चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिण में स्थित है। एक क्वेश्चन आपका गलत हो गया, इसको इंटरचेंज करना पड़ेगा हमको। मणिपुर एक कर्क रेखा गुजरती है, कर्क रेखा मणिपुर से नहीं गुजरती, याद रखिएगा। कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है मणिपुर, कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, लेकिन कर्क रेखा मणिपुर से गुजरती है या नहीं गुजरती है, इतनी बात से बताइएगा। मणिपुर से कर्क रेखा गुजरती है, यस या नो। तो मणिपुर से भाई कर्क रेखा नहीं गुजरती है, मणिपुर से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, ये याद रखिएगा। अगर मणिपुर से कर्क रेखा नहीं गुजरेगी, मैंने आपको पढ़ाया है अभी, क्या मणिपुर से देखिएगा कर्क रेखा गुजरी, या मैं खुद ही बोल रहा हूं कि भाई मणिपुर से कर्क रेखा तो नहीं गुजर रही है। देखिएगा मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड से कर्क रेखा गुजर रही है, लेकिन मणिपुर से कर्क रेखा नहीं गुजर रही है। तो मणिपुर से जब कर्क रेखा नहीं गुजर रही है तो देखिएगा इसमें आंसर क्या है हमारा। अब ये पॉइंट कितना बेहतरीन किसी ने बनाया है। ठीक है, अब आपको पता है कि मणिपुर कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, तो बिल्कुल उत्तर में स्थित है मणिपुर कर्क रेखा के। ए स्टेटमेंट सही है, तो ये कई बार पूछा गया है। 1 और 3 बिल्कुल सही है, क्योंकि पूछा गया कौन से कथन सही हैं, कौन से कथन सही हैं। ठीक है, मैंने आपको ये चारों पॉइंट बता दिए हैं जो कि आपके पेपर में बहुत सारी बार बहुत तरीके से अच्छे तरीके से भाई पूछे जा चुके हैं। तो कृपया करके एक एक पॉइंट को नोट करिएगा, एक एक चीजों को नोट करके लाइएगा और लगातार आपके साथ बने रहेंगे इसलिए। ठीक है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। अब भाई भारत की ही बात कर ली ओवरऑल,
कि भाई भारत का बताइएगा। भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है। अब बताइएगा भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है क्या? अगर भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है, ठीक है, तो बताइएगा सबसे बड़ा देश अगर छठा है तो इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, अब सबसे बड़ा देश तो छठा नहीं है, सबसे बड़ा देश आपका क्या है? रूस है। सबसे बड़ा देश आपका क्या है? रूस। ठीक है, और आपको पता है कि रूस के बाद क्या आता है? कनाडा आता है। ठीक है, तो इसी प्रकार अगर हम रूस और कनाडा की बात करते रहेंगे, देखिएगा रूस जो है वो क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा है, लेकिन अगर जनसंख्या के मामले की बात करें तो जनसंख्या के मामले में नमा सबसे बड़ा देश है जनसंख्या के मामले में। कनाडा क्या है? कनाडा आपका दूसरा देश है। कनाडा क्या है? दूसरा। इसी प्रकार अगर हम बात करें तीसरे देश की, चौथे देश की, ठीक है, तो तीसरा कौन सा आता है? चौथा कौन सा आता है? तीसरे पे बात करेंगे तो तीसरे पे आपके चीन आएगा, चौथे पे आपके अमेरिका आएगा, फिर आपके ब्राजील आएगा, फिर आपके ऑस्ट्रेलिया आएगा। तो हम लिख सकते हैं कि चीन हो गया, ठीक है, अमेरिका, फिर हमारे पास में ब्राजील आता है, और फिर आपके ऑस्ट्रेलिया आता है। क्या आता है? ऑस्ट्रेलिया। देखिए विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है, लेकिन जनसंख्या के मामले में कौन से प्लेस पर है? तो जनसंख्या के मामले प्लेस देखिएगा, तो जनसंख्या के मामले में अगर प्लेस को देखना है, ठीक है, तो देखिएगा जनसंख्या के मामले में तो आपके दूसरे सबसे छोटा महाद्वीप आता है ऑस्ट्रेलिया, सबसे बड़ा एशिया है, सबसे छोटा आपके क्या? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। रूस सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक है, रूस महाद्वीप है क्या? नहीं भाई, रूस सबसे बड़ा देश है आपके जनसंख्या के मामले में नहीं, क्षेत्रफल के मामले में। यानी बड़ा देश जो होगा वो क्षेत्रफल के अनुसार होगा, ना कि जनसंख्या के अनुसार होगा। ठीक है, तो रूस सबसे बड़ा। रूस के बाद भाई मेरे कनाडा, कनाडा के बाद चीन, चीन के बाद अमेरिका, अमेरिका बाद ब्राजील, ब्राजील के बाद ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद भारत। तो भारत भाई गिनिएगा किस नंबर पर? तो भारत भाई 7वें नंबर पर। ये जो देश है वो आपके एरिया वाइज है। कितना क्षेत्रफल है विश्व के अनुसार भारत का? अभी तो हमने पढ़ा था 2.4% क्षेत्रफल है विश्व के अनुसार भारत का। तो भाई भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है। नहीं भाई, छठा नहीं है, कौन से नंबर का है? 7वां सबसे बड़ा देश है। तो स्टेटमेंट नंबर 1 तो गलत हो गया। अब देखिएगा भारत विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% है। बिल्कुल, अभी तो पढ़ाया है, अभी यहां भी लिखा है, पहले क्वेश्चन पर इसका डिस्कस करा था, वो भी ठीक है, ये भी क्वेश्चन ठीक है। अब वो क्वेश्चन जो अभी तक हमने सब पढ़े हैं 10-12 क्वेश्चन, उन सब का निचोड़ है, ठीक है, जो आपके यूपीएससी के पेपर में आता है। कर्क रेखा देश के बीचों से गुजरती है, जो अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटती है भारत। ठीक है, तो ये भी ठीक है, 2 बराबर भागों भारत को बांटती है। भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। अब ये स्टेटमेंट अगर आपने अच्छे से सुना होगा तो देखिएगा इस स्टेटमेंट पे हम आपको एक प्रश्न दिखाते हैं। अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ा होगा और आपने अगर अच्छे से समझा होगा तो देखिएगा एक चीज मैंने लिखी थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि भारत किन कटबंध में स्थित है। चलिएगा एक सेकंड बस रुकिएगा, अभी आपको दिखाते हैं कि भारत, देखिएगा भारत केवल उष्ण व उपोष्ण कटिबंध में स्थित है, ना कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में स्थित है। उष्ण कटिबंध का मतलब हुआ सिर्फ उष्ण में है क्या? नहीं भाई, उष्ण में नहीं है, उष्ण व उपोष्ण में कटिबंध में स्थित है भारत, यानी कि दोनों कटिबंध होते तो यहां पर सही होता, वरना आपके गलत होता। तो मैंने आपसे क्या कहा कि अगर आप बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मैं जितने अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा। क्या लिखा? भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंध क्षेत्र में स्थित है क्या? तो भारत पूरी तरह से उष्ण व उपोष्ण कटिबंध 2 में स्थित है, तो आंसर ए भी क्या हो गया? गलत हो गया। क्या हो गया? 2 ऐसे आईएएस नहीं बनते हैं भाई, कि दिमाग बहुत लगाना पड़ता है ना, ठीक है, प्यार की तरह नहीं है कि आज कर लिया कर छोड़ दिया, लगातार अगर पढ़ेंगे ना तभी कुछ होने वाला है, अगर लगातार नहीं पढ़ेंगे तो कुछ भी होने वाला नहीं है। ये जानकारी है, ठीक है, तो इसलिए समझिएगा कि जितना भी इंपॉर्टेंट बन रहा है, एक एक पॉइंट जो हमारा बन रहा है, जो मैं आपको एक एक पॉइंट जो बता रहा हूं, ठीक है, अच्छी तरीके से वो आप बिल्कुल
इग्नोर मत करिएगा। अब देखिएगा उस पे भी प्रश्न बन गया, कुछ छूटा क्या? कुछ नहीं छूटा। तो इसको तो हमने गलत कर दिया, अभी हम इसको सही भी कर सकते थे, पढ़ते ना तो इसको सही भी कर सकते थे। आंसर में ही मेंशन कर रखा है 2 बार 3, 1 2 3, तो 1 2 3 यानी चौथे की तो कहीं चर्चा ही नहीं करी गई है इसमें, चौथे की तो कहीं चर्चा ही नहीं की गई है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चौथे की चर्चा नहीं की गई है, तो भाई चौथा तो वैसे ही सही नहीं है। लेकिन ये बात हमें पता होनी चाहिए, हो सकता है कहीं ना कहीं ऑप्शन में मिस्टेक हो गई हो। भारत के संदर्भ में ए बी सी कथन दिए गए, सही कथन का विचार कीजिए। अब देखिए भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है क्या? सबको पता है कि भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है ना, और उत्तरी गोलार्ध के साथ साथ पूर्वी गोलार्ध का भी हिस्सा है भारत। ठीक है, लेकिन यहाँ पे केवल नहीं लगा, तो केवल नहीं लगता तो हम ए सही मानेंगे। कर्क रेखा देश के लगभग बीचों बीच में से गुजरती है। लो भाई, कर्क रेखा से भी लगातार प्रश्न बन रहा है। भारत की मुख्य भूमि का विस्तार, ये देखिएगा, ये विस्तार तो आपका सही है, अभी मैंने पढ़ा भी था विस्तार सही है, लेकिन दोनों साइड का विस्तार होता तब सही होता। ठीक है, अब देखिएगा इसमें क्या लगेगा, इसमें ए बी तो सही है, जबकि सी क्या है, गलत है। सी क्या है, गलत है। ठीक, राइट आंसर क्या होगा मेरा, बी, बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है भाई? अभी तो पढ़ा, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट। क्या होगा? कैप कैमोरिन कहाँ स्थित है आपके? कन्याकुमारी में। कहां पर स्थित है आपके? कन्याकुमारी में। राइट, तो कैप कैमोरिन आपके कन्याकुमारी में स्थित है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। अब देखिएगा, ये देखिएगा, ठीक, मैंने आपको पहले ही बता दिया। ठीक, 4 सबसे अंतिम अंतिम बिंदु जो कहां कहां पर है, ये भी मैंने आपको बताए हैं, कौन कौन से हैं, क्या क्या इनका नाम है, ये सब कुछ आपके लिए ही है। अब देखिएगा, प्रादीपीय भारत, प्रादीपीय भारत क्या होता है? जिसके तीनों ओर पानी हो और एक ओर स्थल हो, उसे हम क्या कहेंगे? प्रादीपीय भारत कहेंगे। का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी निम्नलिखित में से किस विकल्प में है? तो कन्याकुमारी किस विकल्प में है? ठीक है, ये हमें पता करना है। अगर कन्याकुमारी है तो भाई कुमारी क्यों है, जबकि इसके 3 हस्बैंड हैं? कन्याकुमारी क्यों है? इसके 3 हस्बैंड हैं। अब 3 हस्बैंड वो कैसे हैं, किस प्रकार से हैं, क्या आप लोग जानते हो? तो अगर कन्याकुमारी की बात करेंगे तो देखिए, भारत की अगर मैपिंग की बात करें तो भारत का मैप हमारा कुछ इस प्रकार का आता है, जिसमें आपके इधर क्या है, आपके अरब सागर है। अब कन्याकुमारी है, फिर भी आपके अरब सागर इसका हस्बैंड है। ठीक है, हिंद महासागर है आपका। और अगर इधर बात करेंगे तो इधर आपके क्या है? बंगाल की खाड़ी है। क्या है आपके? बंगाल की खाड़ी है। तो 3 सागरों का संगम किसे कहते हैं? तो 3 सागरों का संगम जो कहते हैं, कन्याकुमारी कहते हैं। और कन्याकुमारी को अगर हम देखें तो कहां पर पड़ती है? आपके तमिलनाडु के एरिया में पड़ती है, आपके तमिलनाडु में। ठीक है, कन्याकुमारी क्या कहते हैं इसे? केप कोमोरिन कहते हैं, है ना। अभी मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में, केप कैमोरिन के नाम से इसको हम जानते हैं। ठीक है, अब कैप कैमोरिन इसको कहते हैं, तो ये पूछा है कि जो कन्याकुमारी है वो सबसे दक्षिणी बिंदु है, तो सबसे दक्षिणी बिंदु हमारा क्या है? इंदिरा पॉइंट। सबसे दक्षिणी बिंदु जो है वो आपका क्या है? इंदिरा पॉइंट है। तो सबसे दक्षिणी बिंदु अगर इंदिरा पॉइंट है तो कहां पर है? ग्रेट निकोबार में। ग्रेट निकोबार से थोड़ी सी ऊपर है आपके कन्याकुमारी, और कन्याकुमारी जो है फिर कहां पर है? भूमध्य रेखा के उत्तर में। आंसर क्या होगा? भूमध्य रेखा के उत्तर में इसका राइट आंसर होगा। राइट, तो बिल्कुल याद रखिएगा, भूमध्य रेखा के उत्तर में इसका राइट आंसर होगा। भारत कितने देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो भारत कितने देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? सबसे पहले सबसे बड़ी सीमा जो साझा करता है वो आपके बांग्लादेश। किसके साथ करता है? बांग्लादेश। कितने किलोमीटर की करता है? ठीक है, तो सबसे लंबी सीमा साझा करता है बांग्लादेश के साथ। उसके बाद चीन के साथ में, चीन के साथ में 3488 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो पाकिस्तान के साथ में,
3323 किलोमीटर की सीमा साझा कर रहा है। फिर नेपाल के साथ में करता है, सीधे गिर जाता है भाई, ठीक है, सीधे गिर जाता है 1751 किलोमीटर पे। फिर म्यांमार के साथ में 1643 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। फिर भूटान के साथ सीमा साझा करता है। भूटान के साथ तो इतना गिर जाता है, नीचे तक आ जाता है, लगभग 699 यानी कि 700 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। उसके बाद सबसे छोटी जो सीमा साझा करता है वो आपके अफगानिस्तान के साथ में। इसके साथ अफगानिस्तान के साथ में 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। कितने किलोमीटर की? 106 किलोमीटर की। तो कितने देशों के साथ सीमा बना रहा है? तो अगर मैं बात यहां से करूंगा कितने देशों के साथ सीमा बना रहा है, तो देखिएगा कितने देश हो गए आपके? 7, यानी कि 7 देशों के साथ सीमा बनाता है। अब बात आती है श्रीलंका, तो श्रीलंका के साथ सीमा आपकी जलीय सीमा बनाता है, ना कि स्थलीय सीमा। लेकिन यहाँ पर जो पूछा जाता है वो किससे? आपके जलीय सीमा से पूछा जाता है। तो इन सबकी अगर हम बात करें तो ये सब जो 7 देश हैं वो कितने भारत के 28 राज्यों में से, भारत के जो 28 राज्य हैं उसमें से कितने राज्यों के साथ में सीमा स्पर्श करते हैं? तो 17 राज्यों के साथ में सीमा स्पर्श करते हैं। कितने राज्यों के साथ में सीमा स्पर्श करते हैं? 17 राज्यों के साथ में सीमा भाई स्पर्श करते हैं, ठीक है। और 17 राज्यों के साथ में सीमा जो स्पर्श करते हैं, 28 राज्य केंद्र शासित प्रदेश कुल मिला के 17, जिसमें आपका, ठीक है, 17 राज्य की सीमा स्पर्श होती है। तो आपका क्रम भी यही है और यही हमारे पेपर में आते हैं कि भाई आपके आरोही क्रम अवरोही क्रम में भी दर्शाने को आ सकता है, ठीक है। अब देखिएगा कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है? 7 देशों के साथ। तो उन 7 देशों में से बांग्लादेश हो गई, तो बांग्लादेश किससे किससे करेगा? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल से करेगा। ऐसे आपका चीन किससे करेगा? पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। तो ये भी क्वेश्चन पूछा सकता है कि भाई कौन सा देश किसके साथ सीमा स्पर्श नहीं करता है? तो कौन सा देश किसके साथ सीमा स्पर्श नहीं करता? ये सबसे कठिन क्वेश्चनों में गिने जाते हैं, ठीक। अब देखते हैं, बहुत सारे प्रश्न है। अब देखिएगा ये भी चार्ट कितना प्यार से बनाया है, ठीक है, जिसने भी बनाया है। तो देखिएगा सीमावर्ती राज्य, अब सीमावर्ती राज्य है जैसे अफगानिस्तान, मैंने अभी आपको बताया कितने किलोमीटर की सीमा स्पर्श कर रहा है? 106 किलोमीटर की। कितने किलोमीटर की सीमा स्पर्श कर रहा है? 106 किलोमीटर, जो कि सबसे छोटी सिर्फ जम्मू कश्मीर के साथ सीमा स्पर्श करता है। किसके साथ सीमा स्पर्श करता है? सिर्फ ओनली जम्मू कश्मीर के साथ। तो ये तो आपके पेपर पूछा नहीं जाएगा। बांग्लादेश, अभी मैंने आपको बताया कि बांग्लादेश जो स्पर्श करता है वो आपके सबसे लंबी सीमा बनाता है, 4096.7 किलोमीटर। पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और असम के साथ सीमा बनाता है। अभी तो मैंने आपको एक सांस में बताया, आपको भी एक सांस में ही याद रखना है। भूटान कितने किलोमीटर की सीमा बनाता है? 699 किलोमीटर की सीमा बनाता है, ठीक है। अब भूटान देखिएगा, अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया, सिक्किम हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, ठीक है। अब चीन कितने किलोमीटर की बनाता है? 3488 किलोमीटर की आपका चीन बना रहा है। चीन 3488 किलोमीटर की बना रहा है। तो भाई जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया। अब देखे रहना कि उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बन रही है क्या? म्यांमार 1643 किलोमीटर की सीमा बना रहा है। नेपाल 1751 किलोमीटर की सीमा बना रहा है। पाकिस्तान 23 किलोमीटर की सीमा बना रहा है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, पंजाब, गुजरात और राजस्थान के साथ सीमा बना रहे हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें आखिर ऐसा क्या है जो इसमें हमें पढ़ना चाहिए? ये तो हम याद ही कर लेंगे, ठीक है, ये तो याद है, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। अब मान लीजिएगा अगर मैं पूछूं कि सिक्किम किसके किसके साथ सीमा बनाता है, तो सिक्किम आपको दिख रहा होगा, देखिएगा एक जगह आपका सिक्किम हो गया, सिक्किम यानी कि भूटान के साथ सीमा बना रहा है। उसके बाद में सिक्किम किसके साथ सीमा बना रहा है? चीन के साथ सीमा बना रहा है सिक्किम। अब देखिएगा नीचे भी सिक्किम क्या किसी के साथ सीमा बना रहा है? तो सिक्किम देखिएगा, ठीक है, एक तो आपके भूटान के साथ सीमा बना दी सिक्किम ने, ठीक है। उसके बाद देखिएगा सिक्किम कहीं पर सीमा बना रहा है, तो देखिएगा सिक्किम आपको दिख रहा है क्या? नेपाल के साथ सीमा बना रहा है। तो सिक्किम आपके कई देशों के साथ यानी कि 3 देशों के साथ सीमा बना रहा है। इसी प्रकार अगर हम देखें, ठीक है, कि अरुणाचल प्रदेश देखें, अरुणाचल प्रदेश देखिएगा एक हो गया अरुणाचल प्रदेश का, अरुणाचल प्रदेश का आपका क्या दूसरा भी होगा, ठीक है। अब देखिए अरुणाचल प्रदेश कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है? अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। तो आपको ये भी पता होना चाहिए
ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ये आप मैपिंग से भी सीख सकते हो, आप किसी भी तरह से इसको सीख सकते हो। ठीक है, तो मैपिंग से सीखोगे तो ज्यादा बेहतरीन रहेगा। इसके लिए देखेंगे, मैपिंग भी लेके आएंगे इसके लिए कि कहां से सीमा स्पर्श होती है आपके लिए। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे अगर हम सबकी बात अगर करें ओवरऑल, ठीक है, तो कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन भी हैं। अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमाओं का बढ़ते आरोही क्रम में विस्तार है। अब मैंने आपको क्या आरोही क्रम, आपको मैं ऐसा एक फार्मूला बताने वाला हूं जो आपने कभी ना सुना होगा ना कभी देखा होगा, बट आप अच्छे से आज उसको समझ लेंगे। देखिएगा, आपने एक मूवी देखी होगी आस्की 2, जिसमें एक हीरोइन होती है, ठीक है, आरोही नाम की। वो कैसी होती है, वो छोटी हीरोइन होती है, बहुत छोटी हीरोइन होती है। उसके बाद वो धीरे धीरे क्या होती है, बड़ी हो जाती है। तो दो क्रम होते हैं, एक होता है आपका आरोही क्रम, एक होता है आपका आरोही क्रम, और एक होता है आपका अवरोही क्रम। ठीक है, आरोही क्रम होता है और एक आपका अवरोही क्रम होता है। तो दो क्रम होते हैं आपके। आरोही क्या होता है, छोटे से बड़ा। अवरोही क्या होता है, बड़े से छोटा। ठीक है, पहले छोटी हीरोइन होती है, फिर वो बड़ी हो जाती है। इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं आरोही। तो छोटे से बड़ा। अब मैंने आपको बताया था, देखिएगा, सबसे लंबी सीमा, अगर इसमें अगर मैं बात करूं, चीन नहीं बनेगा। चलिए नेपाल से लेते हैं, नेपाल 1751 किलोमीटर। ठीक है, पाकिस्तान 2333 किलोमीटर, चीन 3488 किलोमीटर, बांग्लादेश सबसे लंबा। तो सबसे लंबा क्या होगा, बांग्लादेश। तो ए ऑप्शन और ए ऑप्शन तो कट ही जाएगा, राइट। अब आपका देखिएगा, पाकिस्तान इसमें पहले आ गया, नेपाल आ गया, चीन आ गया, नहीं, ए बी ऑप्शन आपका कट गया। यानी कि आंसर जो होगा वो क्या होगा, आपका ऑप्शन होगा आपका ए वाला, नहीं बी वाला सही होगा। कौन सा सही होगा भाई, ऑप्शन, ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा। ठीक है, देखिएगा, ऑप्शन आपका बी वाला एकदम राइट होगा। तो मैंने आपको बताया कि आरोही क्रम अवरोही क्रम में भी आ सकता है, तो में भी नहीं, आ गया, आ गया है भाई, पूछा गया है आपके ही यूपी पीसीएस के पेपर में। ठीक है, सब कुछ आपको ही करना है। कहां से करना है, लगातार बने रहेंगे तो आपकी एकदम सीओटी से क्लासेस चलेंगी और अच्छे तरीके से क्लासेस चलेंगी। ठीक है, एकदम बेहतरीन तरीके से क्लासेस चलेंगी। उम्मीद रखिएगा, 18 क्वेश्चन में बहुत सारा पढ़ चुके हैं। बांग्लादेश किस भारतीय राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता, अभी तो मैंने बताया, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, और दूसरा आपका लास्ट यानी कि पश्चिम बंगाल। कितने किलोमीटर की सीमा साझा कर रहा है, तो सबसे लंबी सीमा बनाता है आपके साथ में। ठीक है, 4096 किलोमीटर की सीमा बनाता है। यानी कि असम भी हो गया, त्रिपुरा भी हो गया, मेघालय भी हो गया, इसको स्पर्श नहीं करता, झारखंड को स्पर्श नहीं करता। किसको स्पर्श नहीं करता, झारखंड को भाई मेरे स्पर्श नहीं करता। याद रखिएगा, जितना याद करेंगे उतना ज्यादा मजा आने वाला है। ठीक है, सीमावर्ती देश का टॉपिक चल रहा है। किस भारतीय राज्य ने तीन देश नेपाल, भूटान और चीन के साथ अपनी सीमाएं साझा की हैं। देखिएगा, नेपाल, भूटान और चीन के साथ किस देश ने साझा की हैं। तो देखिएगा, आप लोग समझिएगा, एक चार्ट आपको याद करना पड़ेगा। ये वाला जो चार्ट है आप लोगों के लिए, ये आपको याद करना पड़ेगा। तो देखिएगा, भूटान, सिक्किम, 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 इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या होगा। तो अगर ये वाला चार्ट आप लोग याद कर ले रहे हैं अच्छे से, ये वाला चार्ट अगर आप अच्छे से याद कर ले रहे हैं, तो उम्मीद करता हूं कि आपके अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे अच्छे तरीके से। क्या आंसर होगा आपके, सिक्किम। सिक्किम जो है आपके भूटान के साथ भी सीमा स्पर्श करता है, नेपाल के साथ भी सीमा स्पर्श करता है, और भाई आपके चाइना के साथ भी सीमा स्पर्श करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य भूटान, चीन और म्यांमार के साथ सीमा स्पर्श करता है। मणिपुर,
नहीं करेगा, मैंने आपको बताया था अरुणाचल प्रदेश करेगा। कौन सा करेगा? आपका अरुणाचल प्रदेश करेगा। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश आपका करेगा, राइट। कौन सा राज्य म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? तो म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता, ये तो डायरेक्टली क्वेश्चन है। कौन सा नहीं करता? अरुणाचल प्रदेश करता है, नागालैंड करता है, सॉरी मिजोरम करता है, मणिपुर भी करता है, सिक्किम नहीं करता। सिक्किम 3 देशों के साथ करता है, अभी तो हमने पढ़ा चाइना, नेपाल और भूटान के साथ करता है। अगर हम लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो हमको मैप की जरूरत नहीं है, हम ऐसे ही याद कर सकते हैं। अगर लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो हम याद कर सकते हैं, नहीं करेंगे तो हम इसकी जगह पर क्या होगा आपके? नागालैंड। क्या होगा इसकी जगह पर? तो इसकी जगह पे आपके नागालैंड होगा, आप देख भी सकते हैं। ठीक है, इसकी जगह पे आपके नागालैंड होगा। तो आप यहाँ से कहाँ चलेंगे? म्यांमार की में चलेंगे। हाँ भाई, म्यांमार कहाँ पे हो? देखिएगा नागालैंड। क्या होगा आपके? नागालैंड। तो आप याद भी कर सकते हो अच्छे से, बाकी आपकी मर्जी है आप किस तरह से पढ़ते हैं। ठीक है, तो सीमावर्ती से बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको बना दिए। अब बात है आपकी जो कि इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन का टॉपिक है, उससे अब हम बात करेंगे। क्या भारत व पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण किया गया था? 1947 में भारत पाकिस्तान का विभाजन हो गया था। विभाजन का जो द्विराष्ट्र का जो सिद्धांत था मोहम्मद इकबाल ने दिया था, और पाक जो शब्द था वो चौधरी रहमत अली ने दिया था, जो कि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पढ़ा हुआ था। 1933-34 में ये शब्द दिया था चौधरी रहमत अली ने, पाक शब्द दिया था। पाक में नमक की श्रेणियां भी हैं, जिन्हें ब्लैक सॉल्ट कहते हैं हम। ब्लैक सॉल्ट की श्रेणियां आपके कहां पर है? पाकिस्तान में है। ठीक है, तो विभाजन हो गया। विभाजन हो गया तो खींची गई रेखा, यानी कि डूरंट रेखा की अगर बात करेंगे तो भारत व अफगानिस्तान के मध्य खींची गई। भारत व अफगानिस्तान के मध्य कहीं कहीं आपको पाकिस्तान व आपको दिखा होगा अफगानिस्तान। ठीक है, तो भारत व अफगानिस्तान के मध्य खींची गई। मैकमोहन रेखा की बात करेंगे तो सभी को पता है भारत व चाइना के मध्य खींची गई थी। मैगजीन और रेखा की बात करेंगे तो जर्मनी व फ्रांस के मध्य, जर्मनी व फ्रांस के मध्य खींची गई थी। और आंसर की बात करेंगे तो रेड क्लिफ रेखा। क्या होगी? रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, तो रेड क्लिफ की रेखा खींची गई। उसके बाद उत्तरी व दक्षिणी कोरिया के बीच कौन सी रेखा सीमा का निर्धारण करती है? तो कौन सी रेखा ऐसी है जो सीमा का निर्धारण करती है उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य? रेड क्लिफ किसके किसके मध्य करेगी? भारत व पाकिस्तान के मध्य। अभी तो हमने आपको बताया था कि पाकिस्तान के बारे में, मोहम्मद अली जिन्ना पहले गवर्नर बने पाकिस्तान के, लियाकत अली पहले प्रधानमंत्री बने किसके? पाकिस्तान के। ठीक है, याद रखिएगा पहले क्या बने? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग अच्छे से। ठीक है, अब है आपकी 38वीं अक्षांश रेखा, 49वीं रेखा और आपकी 70वीं अक्षांश रेखा। क्या है इसका राइट आंसर बताइएगा? ठीक है, क्या उसका आंसर होगा? तो देखिएगा 38वीं अगर बात करेंगे, उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच सीमा का निर्धारण करती है। कौन सी? 38वीं रेखा। 49वीं किसके किसके मध्य करती है? तो 49वीं करती है आपके यूएसए यानी कि अमेरिका प्लस कनाडा के मध्य करती है। अमेरिका व कनाडा के मध्य करती है। किसके मध्य करेगी? अमेरिका व कनाडा के मध्य करेगी। 70वीं आपके करेगी उत्तरी वियतनाम से दक्षिणी वियतनाम, उत्तरी वियतनाम से दक्षिणी वियतनाम को ले जाएगी। ठीक है, किसको? दक्षिणी वियतनाम को। उत्तरी वियतनाम से दक्षिणी वियतनाम। 49वीं हो गई हमारे पास में, राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, देशों के किस युग्म के बीच अक्षांश की 49 डिग्री नॉर्थ समानांतर रेखा सीमा के रूप में कार्य करती है? संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा, अभी तो पढ़ा हमने। ठीक है, यहाँ क्या होगी? 38वीं। यहाँ क्या होगी? आपकी 70वीं। क्या पढ़ने की जरूरत है बार बार? नहीं भाई, हो गया, काम हो गया इनका। पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी, देखिएगा यूपी पुलिस का क्वेश्चन ऐसे ही पूछा गया था, कहते जबरदस्त तरीके से ऐसे ही कराया भी था उसमें। पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी द्वारा गठित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा कौन सा देश भारत से अलग होता है? बांग्लादेश गलत, म्यांमार गलत,
अभी तो बताया था जलीय सीमा बनाता है कौन? श्रीलंका। कौन जलीय सीमा बना रहा है? तो जलीय सीमा बना रहा है श्रीलंका। तो पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी के द्वारा एक जलीय देश अलग होता है श्रीलंका। श्रीलंका की बात करेंगे, श्रीलंका की बहुत प्राचीन राजधानी है अनुराधापुर। श्रीलंका की प्राचीन राजधानी क्या? अनुराधापुर है। श्रीलंका को क्या कहते हैं? सीलेन कहते हैं। पूछा भी गया था। क्या कहते हैं श्रीलंका को? पूर्व का मोती कहते हैं। पूर्व का मोती कहते हैं। तो श्रीलंका को सिलेन कहते हैं, पूर्व का मोती भी कहते हैं। ठीक है। श्रीलंका की जो आय सबसे ज्यादा आती है वो आपकी किससे आती है? चाय। किससे आती है? चाय से सबसे ज्यादा आती है। किससे? चाय से आती है सबसे ज्यादा। अगर श्रीलंका की बात करेंगे तो देखिएगा भारत के मैप में अगर हम जाते हैं तो ये क्या है आपका? श्रीलंका है। तो श्रीलंका को हम क्या कहते हैं? अश्रुधारा भी कहते हैं। अश्रुधारा भी कहते हैं। ठीक है। ये श्रीलंका के लिए ब्रिज जाता है जिससे क्या कहते हैं? राम सेतु। तमिलनाडु से ब्रिज जाता है। राम सेतु जो ब्रिज होता है वो स्टार्ट कहाँ से होता है? आपके धनुषकोडी से। तो राम सेतु ब्रिज जो होता है वो धनुषकोडी से स्टार्ट होता है, यानी कि रामेश्वरम द्वीप से होता है। रामेश्वरम द्वीप से स्टार्ट होता है धनुषकोडी से, और रामेश्वरम द्वीप को हम पम्बन द्वीप भी कह सकते हैं। तो प्रश्न आता है कि भाई पम्बन द्वीप से कौन सा ब्रिज स्टार्ट होता है, या राम सेतु जो होता है वो आपके किस से स्टार्ट होता है? मूवी भी बनी है राम सेतु। किससे? धनुषकोडी से। कहाँ पे जाता है? आपकी श्रीलंका। रावण की श्रीलंका है ना। श्रीलंका किसकी थी? मगरू भगवान की थी, शंकर जी को मिली थी। ठीक है। श्रीलंका की तरफ जाएगा। अश्रुधारा, सीलेन, पूर्व का मोती, बहुत सारे प्रश्न आपके श्रीलंका से बनते हैं। ठीक है। आंसर क्या होगा? श्रीलंका। नेक्स्ट, चंडीगढ़ का वास्तुकार ली काबूर्जियर किस देश का निवासी था? तो भाई चंडीगढ़ को इसने ऐसे डिजाइन किया था कि चंडीगढ़ बहुत ही बेहतरीन प्लेस बन गया था। जर्मनी का? गलत। फ्रांस का। कहाँ का था? फ्रांस, पेरिस का रहने वाला था। ठीक है, याद रखिएगा। भारत का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? तो भारत का सबसे गर्म स्थान, सॉरी भारत का नहीं, विश्व का। विश्व का सबसे गर्म, भारत का सबसे गर्म आपके थारमोस्तर। भारत का सबसे गर्म क्या है? थारमोस्तर। थारमोस्तर की पहचान क्या है? दिन में गर्म रहता है और रात में कैसा होता है? तो रात्रि में क्या होती है? ठंड होती है यहाँ पर। और दिन में कैसा होता है? दिन में हमेशा गर्म रहता है। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल भी कौन सा है? थारमोस्तर, जो कहां पर है? आपके राजस्थान में। ठीक है, ये तो बात यहाँ की हो गई। भाई रात में चलेंगे यहाँ पर, जब भी चलेंगे। विश्व का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? तेहरान ईरान है? नहीं भाई, ये तो नहीं है। दालोल इथोपिया में है? अदिस अबाबा नहीं। आजीजिया लीबिया, त्रिपोली, यही है आपका सबसे गर्म स्थान। याद रखिएगा, भारत का थार। भारत में सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? लेह, किलोंग, तवांग, द्रास। द्रास कहां पर है? आपके कारगिल जिले में। कारगिल का जिला कहां पर है? आपके लद्दाख में है। लद्दाख में दो ही जिले हैं केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद, कारगिल और लेह। आंसर क्या होगा? द्रास। ठीक। वैसे क्या होगा आपका? लेह, ये ऑप्शन ना होता। विश्व का सबसे बड़ा, साइबेरिया के बाद दूसरा सबसे ठंडा स्थान है। तो साइबेरिया के बाद दूसरा सबसे ठंडा स्थान है। तो विश्व में सबसे ठंडा स्थान क्या है? सबसे ठंडा आपके साइबेरिया है। निम्नलिखित में भारत में सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? तो भाई भारत का सबसे शुष्क स्थान रायचूर, अनंतपुर, गुलबर्ग या जैसलमेर। सबसे शुष्क, जहां पर सबसे कम वर्षा होती है, सबसे कम वर्षा आपके कहां पर होती है? लेह में। तो लेह में तो शुष्क है नहीं क्योंकि बर्फबारी बहुत होती है। तो जैसलमेर में दूसरे नंबर पर वर्षा बहुत कम होती है। तो आंसर क्या होगा? जैसलमेर। जैसलमेर कहां? आपके राजस्थान में। लेह में बर्फ होती है इसलिए वहां पर शुष्क नहीं रहता वो। ठीक है। भारत के 4 प्रमुख नगरों में से न्यूनतम संबंधित है। भारत के 4 प्रमुख नगरों में से न्यूनतम संबंधित है हैदराबाद, बंबई, चेन्नई या दिल्ली से। अब न्यूनतम क्या संबंधित है? न्यूनतम संबंधित है। मजा नहीं आ रहा इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो क्वेश्चन हो सकता है गलत हो चुका हो। ठीक, और क्वेश्चन इसको चलो बाद में देख लेंगे। 30 क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा में लग गया है। तो भाई 30 क्वेश्चन को कंप्लीट कर रहे हैं, यही हमारा आपका औसत चल रहा है। 30 क्वेश्चन के साथ में लगातार मिलेंगे हम आपसे। ठीक है, अब
आप लोग चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में भी बताइएगा कि आज की क्लास को हमने आपके लिए पूरी तरह से आपके लिए पढ़ाया है। मैप से भी हम चालू करेंगे ज्योग्राफी को, ठीक है। अभी आपके क्वेश्चन की फ्रेमिंग ज्यादा से ज्यादा हमें चाहिए होती है, तो उसी प्रकार से हम चलते भी हैं। अब हम दोबारा नई क्लास में मिलेंगे लेक्चर नंबर 2 के साथ में। लेक्चर नंबर 1 हो चुका था, जिसमें मैंने आपको बताया कि अगर हम 30 क्वेश्चन पढ़ते डेली पढ़ते हैं तो 30-30 900 हो गए। अगर हमने ज्योग्राफी को 2 महीने ही पढ़ा तो हमने 1800 क्वेश्चन पढ़े, जिसमें से हमने 900 क्वेश्चन आपके इंडियन ज्योग्राफी के और 900 क्वेश्चन आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी के अगर हमने तैयार किए हैं तो इंडिया का कोई भी एग्जाम हमें हिला नहीं सकता है, कोई भी एग्जाम हमें काट नहीं सकता है, और हम तैयारी करते रहेंगे 900 क्वेश्चनों की, ठीक है। अब दोबारा मिलेंगे दोस्तों अच्छी अच्छी क्लासों में, जबरदस्त क्लासों के साथ में, ठीक है। लेक्चर नंबर 2 के साथ में 4 बजे फिर से आपको मिलेंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।